हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बेटा खुश रहिएगा और तैयारी जोर शोर से करते रहिएगा, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा कम समय है तैयारी करने के लिए। और कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें, आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आप बेहतर तैयारी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आज प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और हिंदी का ये दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट है। लगातार हमारे द्वारा आपके लिए प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की यदि आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सभी प्रश्नों को हमने इसमें लिया है। बेटा ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के जो आपका एग्जाम रहा है उसमें पूछे गए हैं। उसी के आधार पर हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठिएगा, ताकि देखिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर आपको प्रश्न हल करवाना नहीं है। जो उद्देश्य है मेरा वो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि देखिए प्रश्न हूबहू नहीं छपेगा आपके एग्जाम में। पर बेटा यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट आपको आता होगा, तो आपको प्रश्न मतलब कैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो जैसा दे दें, ठीक है, तो आप उस प्रश्न को सही करके जरूर आ जाएंगे। तो बस हमारे साथ में बने रहना है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा। कंसेप्ट जरूर समझाऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है आपको कि कौन सा यहां पर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा यहां पर वाक्य शुद्ध है। तो बेटा कंसेप्ट यहां पर यदि आपको पता चल जाए तो आप इसका आंसर खुद ही दे देंगे। कैसे? देखिए जो प्रश्न है वो है सर्वनाम का, ये आपको समझना है। प्रश्न कहां से दिया गया है ये सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। ठीक है, तो प्रश्न है सर्वनाम से संबंधित है। ठीक है, अब जो सर्वनाम होते हैं बेटा क्या होते हैं समझिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। और जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है, याद रखना है। तीसरा होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक। और जो छठवां होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सुनते चलिएगा, आपको बस सुनना है, आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठती जाएंगी। वो जब भी आप पेपर देने जाएंगे डायरेक्ट यदि यहां से प्रश्न बनता है तो आप इसको डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा आपका दिमाग कि भाई सर ने बताया थी कोई चीज। ठीक है, तो बेटा जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया और जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जो प्रश्न है हमारा वो है निश्चितवाचक सर्वनाम से। तो निश्चितवाचक से भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि निश्चितवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक के अंतर्गत भी आता है, इसको याद रखिएगा। जो निश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं वे होते हैं वे और ये, ठीक है, यह और वह, समझिएगा, 4 हैं। ठीक है, तो निश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं वे, ये, यह, वह। ठीक है, तो जिसमें से वे हो गया और वह, ये होते हैं आपके दूरवर्ती, और ये और यह ये होते हैं आपके निकटवर्ती। जैसे उदाहरण समझिएगा, मैं बोलता हूं यह कुत्ता है, तो दूर के लिए प्रयुक्त किया गया है कि पास के लिए? समझिएगा, मैं बोलता हूं यह, भाई जो मेरे पास कुत्ता होगा उसी को तो बोलता हूं मैं यह कुत्ता है। अब मान लीजिए कोई कुत्ता, मैं बैठा हूं कानपुर में और कुत्ता है लखनऊ में, और मैं बोलता हूं यह कुत्ता है, नहीं, मैं बोलूंगा कि वह कुत्ता था। ठीक है, तो वह सर्वनाम किसके लिए? दूरवर्ती के लिए प्रयोग हुआ है। लेकिन जो यह है वो किसके लिए? निकटवर्ती के, जो हम वस्तु हमारे पास है उसके लिए प्रयुक्त होता है यह। मैं बोलूंगा ये राम है, ठीक है, ये पुस्तक है, जो मेरे पास है चीज उसी को तो बोलूंगा ना ये। यदि कोई वस्तु मान लीजिए लखनऊ में पड़ी है, दिल्ली में पड़ी है, तो उसको क्या बोलेंगे? वह क्या है। यदि दूर है हम तो उसके लिए क्या प्रयोग किए करेंगे? वह लाल किला है। ठीक है, तो दूरवर्ती के लिए वे और वह, और निकटवर्ती के लिए जो सर्वनाम है वो है ये और वह, यह है। ठीक है, जो एक प्रकार के निश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो अब देखिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर रहते हैं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया होगा कि सही मायना इसका क्या था। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं बेटा दूसरे प्रश्न की ओर। कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से सीखेंगे, जल्दी काम बेकार होता है, ठीक है। जब भी आप जल्दी कोई करवा रहा है तो याद रखिएगा आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। जो काम, ये प्रकृति का नियम है, जो चीज धीरे धीरे हो रही है याद रखना है वही चीज सही है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। पर इसके लिए आपको एक काम करना होगा, मेरा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए समय देखिए आपके पास कम है और कम समय में तैयारी कैसे करना है इसको याद रखिएगा, ठीक है। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा मैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण बताना है आपको कौन सा है। ऑप्शन है आहार, सूर्योदय, धीरे धीरे, नीला। तो बेटा दो यहां पर शब्दों को हमें समझना है। एक तो होता है विशेषण, अच्छे अच्छे मार्क्स खा जाते हैं बेटा हिंदी में, याद रखिएगा। एक होता है क्रिया विशेषण। जो हिंदी है बेटा वो 74 नंबर का पूछा जाना है आपसे, तो याद रखिएगा, पास भी करवा सकता है और फेल भी करवा सकता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो बेटा जो विशेषण है और क्रिया विशेषण है इसको समझते हैं। देखिए विशेषण क्या होता है, यदि आप विशेषण समझ गए तो फिर क्रिया विशेषण भी निश्चित रूप से समझ जाएंगे। जो विशेषण होता है इसका काम होता है संज्ञा की विशेषता बताना, संज्ञा और सर्वनाम की क्या है विशेषता बताना, ठीक है। कैसे समझिएगा, मान लीजिए मैं बोलता हूं काला कुत्ता, समझिएगा काला कुत्ता। इसके बाद बोल रहा हूं मैं 4 किलो गेहूं, ठीक है। काला कुत्ता क्या है, यहां पर कुत्ता की विशेषता बता रहा है, कुत्ता हमारा यहां पर संज्ञा है, ठीक है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं छोटा कुत्ता, मैं बोलता हूं लंबा आदमी, तो लंबा होना क्या है, आदमी की विशेषता है, ठीक है। मैं बोलता हूं काला व्यक्ति, तो व्यक्ति की क्या है, काला एक क्या है विशेषता है उसकी, काला। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, समझिएगा। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण हो गया आपका, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परमाणुवाचक, और जो चौथा होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इनको। जो गुणवाचक विशेषण होता है वो किसी के गुण की व्याख्या करता है। जैसे मैं बोलता हूं, मैंने बताया आपको चतुर व्यक्ति, ये किसका है, व्यक्ति का गुण है बेटा एक, चतुर, ठीक है, चतुर है व्यक्ति। जैसे मैं बोलता हूं संख्या जहां पर आपको दिखाई देती है वहां पर संख्यावाचक होता है, ठीक है। परमाण, जैसे मैं बोलता हूं 5 किलो गेहूं, 2 लीटर ऑयल, ठीक है, ये क्या है, प्रमाण है। सार्वनामिक, जैसे मैं बोलता हूं यह कुत्ता काला है, तो जो यह है वो क्या है, आपका सर्वनाम है, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण होगा। क्रिया विशेषण विशेषण से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने, यदि आप विशेषण समझ गए तो क्रिया विशेषण को अपने आप समझ जाएंगे। इसी देखिए मेरा काम है रिलेट करके पढ़ाना और साथ साथ में आपको यहां पर कंसेप्ट क्लियर करा दूं और ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें दे दूं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। तो देखिए जो क्रिया विशेषण है, विशेषण था जो संज्ञा की विशेषता बताता था, लेकिन जो क्रिया विशेषण है वो किसकी, क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। कैसे समझिएगा, वह धीरे दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है। तो दौड़ना की विशेषता क्या है, धीरे दौड़ना, ठीक है, धीरे। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। और जो क्रिया विशेषण होते हैं वो होते हैं, ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा कितना सिमिलर है, याद रखिएगा। जो विशेषण है वो भी 4 प्रकार का, और जो क्रिया विशेषण होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। जो क्रिया विशेषण होते हैं एक प्रकार के अव्यय होते हैं, ये इसको आपको याद रखना है, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जिसके लिंग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए जो विशेषण है 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका स्थानवाचक, ठीक है, स्थानवाचक हो गया। दूसरा हो गया कालवाचक, जिसको हम समयवाचक भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है परमाणुवाचक, ठीक है। और जो चौथा हो गया वो है रीतिवाचक। क्या है, रीतिवाचक, यहां पर लिख देता हूं मैं रीतिवाचक। यहां पर लिखने का उद्देश्य क्या है समझिएगा मेरा,
रीतिवाचक। जो बेटा रीतिवाचक होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि क्रिया विशेषण से प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम में तो वो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है रीतिवाचक से। ठीक है, रीतिवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं बोलता हूं वह धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपका यहां पर कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। और ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे। जो नीला है वो क्या है? विशेषण है। ठीक है, आहार आपकी संज्ञा होगी, सूर्योदय भी आपका क्या हो गया यहां पर। ठीक है, तो देखिए जो रीतिवाचक विशेषण है वो क्या है? यहां पर धीरे धीरे है, जो किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कौन कौन से रीतिवाचक विशेषण होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर जो रीतिवाचक विशेषण होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे ऐसे हो गया, यह भी आपका रीतिवाचक विशेषण है। जहां पर भी आपको ये शब्द मिले देखने को, ऐसे, वैसे, वहीं पर आप आंख बंद कर करके क्रिया विशेषण लगा दीजिएगा, रीतिवाचक। ठीक है, इसके अलावा अचानक शब्द मिले आपको, अचानक, अचानक शब्द लिखा हुआ मिले। ठीक है, इसके अलावा इसलिए, इसके अलावा तक शब्द कहीं पर आपको लिखा मिलता है तो आप, जैसे मैंने धीरे धीरे लिखा था, इसके अलावा देखिए धीरे धीरे मिलता है। ठीक है, तो जो क्रिया, जो रीतिवाचक है, वो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसका काम होता है क्रिया को बताना कि क्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्रिया अचानक हो रही है, ठीक है, तो अचानक गिर गया, तो क्रिया को बता रहा है कि कैसे हुई क्रिया, क्रिया के होने को बताता है, उसको बोलते हैं हम रीतिवाचक विशेषण बोलते हैं। आप समझ गए होंगे बेटा, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि वर्ण ना, मा और अणा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है आपके सामने कंठ, तालु, नासिका और ओष्ठ। चलिए बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हो सकता है यहां से एक प्रश्न जरूर बने। ठीक है, बस आपको एक मेरा छोटा सा काम करना है, काम है कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए कह रहा है, तो देखते हैं सबसे पहले कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। याद रखिएगा, कंठ से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो होते हैं का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, ठीक है, और घा। ठीक है, इनको बोला जाता है का वर्ग के अंतर्गत रखते हैं इनको। ठीक है, तो जो का वर्ग होता है वो कंठ से उच्चारण होता है, और इसके अलावा छोटा आ और बड़ा आ, ये अक्षर। ठीक है, हो सकता है इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन पेपर प्रश्न। ठीक है, तो जो कंठ से वर्ण उच्चारण होते हैं वो है का, खा, गा, घा, छोटा, बड़ा। ठीक है, तालु की बात करते हैं तो चा वर्ग, चा, छा, जा और झा। ठीक है, इसके अलावा छोटी ई और बड़ी ई, ये जो वर्ण है वो उच्चारित किए जाते हैं तालु से। नासिका की बात करते हैं तो देखिए पंचमा अक्षर, जो भी आपके का, खा, गा, घा वर्ग के लास्ट का जो पांचवा अक्षर होता है उनको बोलते हैं पंचमा अक्षर। जैसे एक तो आपका हो गया अंग, क्या हो गया? अंग हो गया, या हो गया, अणा हो गया, ना हो गया और मा हो गया। ये 5 अक्षर होते हैं वो बोले जाते हैं, नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। ओष्ठ की बात करते हैं तो देखिए ओष्ठ से जो उच्चारित किए जाते हैं तो वो होते हैं पा हो गया, फा हो गया, ठीक है, भा हो गया, बा हो गया, भा हो गया। ये वर्ण जो है वो ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। आप बोलकर देख सकते हैं पा, फा, बा, दोनों जो ऊपर का ओठ है और नीचे का ओठ है वो आपस में चिपक जाते हैं। तो जो वर्ण ओठ के द्वारा बोले जाते हैं उनको बोलते हैं ओष्ठ वर्ण, पा, फा, बा, भा। ठीक है, इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। बोलकर देखिएगा, एक बार बोलकर देखेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, नासिका। बेटा जो नासिका है इससे उच्चारण होते हैं आपके ये 5 वर्ण। और यदि आपसे पूछता है कि देखिए अनुस्वार, तो अनुस्वार भी इनको बोला जाता है। इसके देखिए अनुस्वार होता है जो बिंदी यहां पर प्रयोग की जाती है, इन्हीं 5 अक्षरों के स्थान पर जो बिंदी प्रयोग की जाती है उसको बोलते हैं अनुस्वार। और जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, जैसे जब आपने चांद बिंदी लगी देखी होगी कहीं पर, जैसे मैं बोलता हूं आंख,
तो इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। जो चांद बिंदी लगी होती है उसको बोलते हैं अनुनासिक। और जो अनुनासिक वर्ण होते हैं इनको बोला जाता है, किसके थ्रू बोला जाता है, याद रखिएगा, नासिका इंपोर्टेंट है, ठीक है, नासिका, नाक और मुख से, नाक और मुख से। तो जो आपका अनुनासिक वर्ण है वो बोले जाते हैं नाक और मुख से, और जो आपके अनुस्वार हैं वो बोले जाते हैं किससे, नाक के फल बोले जाते हैं, ठीक है। जो नाक से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, अनुस्वार वर्ण। तो आपको हो सकता है बेटा थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, फिर देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार देखिएगा जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितने से ज्यादा समझा सकूं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले यहां पर प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए ऑप्शन है पंख, पंछी, पंक्ति और पक्षी। तो देखिए जब भी आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संज्ञा, विशेषण जानना हो ना, तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, आप फटाफट इसका आंसर लगा देंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि वाक्य प्रयोग करके देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा है पंख, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि पंख टूट गया, बोलता हूं पंख टूट गया। अब देखिए यहीं पर पता हमको चल गया है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बोलते हैं ना पंख टूट गया, ऐसा तो नहीं है कि लिखा होता है कि पंख टूट गई, लिखा है पंख टूट गया। तो जब देखिए यहां पर, तो इससे समझ में आ रहा है ये क्या है, पुल्लिंग है। पंछी क्या है, पंछी उड़ गया, ना कि पंछी उड़ गई। पंछी क्या होता है, उड़ गया, उड़ गया। पंछी मर गया, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, पुल्लिंग है। पंक्ति टूट गई, ठीक है, पंक्ति बिगड़ गई, लाइन बिगड़ गई एक पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति समझते हैं, लाइन, तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। जब भी आप वाक्य प्रयोग करेंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे इन सभी चीजों को। पक्षी, पक्षी उड़ गया, ठीक है, पक्षी उड़ गया। हाँ, चिड़िया होता अगर तो वो आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए तरीका समझ में आ रहा है बेटा, ट्रिक समझ में आई, आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी भला कर दीजिए बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि जान है तो जहान है का अर्थ बताना है। ऑप्शन है जीवन ही सब कुछ है, जानकारी ही सब कुछ है, शक्ति ही सब कुछ है और ज्ञान ही सब कुछ है। तो देखिए जान है तो जहान है, बोलते हैं ना कि बेटा गाड़ी धीरे चलाइएगा, ठीक है, जान है तो जहान है, बोलते हैं ना, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। मतलब जीवन है तो सब कुछ है। यदि कोई बीमार है तो आपने सुना होगा, बोला जाता है कि पैसा खर्च कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है। रोड्स पे आपने देखा होगा कि लिखा मिलता है गाड़ी धीमी चलाने के लिए, लिखा होता है ना, तो वहां पर लिखा होता है, तो क्या होता है, जीवन ही सब कुछ है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है सब धन 22 पसेरी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है बहुत सस्ता होना, बहुत महंगा होना, अच्छा बुरा सबको समान लग समझना, डी है सुविधा भोगी होना। तो देखिए सब धन 22 पसेरी, सबको मिलाकर, चाहे उसमें गेहूं हो, मतलब धन का मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो भी है आपके पास में, मान लीजिए कि मकान है, दौलत है, जो भी है, किसी के पास खेती है, ठीक है, किसी के पास 2 क्विंटल गेहूं पड़ा है, तो सबको जोड़कर, ठीक है, सबको जोड़कर हम सोच रहे हैं कि कितना है हमारा धन, इतना है, ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं। तो अच्छा बुरा क्या है, सबको समान समझ ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चलिए ऑप्शन है, देखिए ए बी सी डी दिए गए हैं। कह रहा है चाची बनेगा, चाचा चारा बनेगा, चचेरा या फिर चाचा। तो देखिए वाक्य प्रयोग मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको विशेषण समझना है, संज्ञा समझना है, ठीक है, जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अंतर जानना है, एक वचन बहुवचन समझना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है बेटा कि वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा। तो चाचा का जो विशेषण है, जैसे मैं बोलता हूं ना चचेरा भाई, मेरा चचेरा भाई है, तो यही क्या है,
विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है मैथिली शरण गुप्त, जायसी, नागार्जुन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए छायावादी युग के कवि बताना है कि कौन है, तो याद रखना है आपको। चलिए मैथिली शरण के, देखिए यहां पर एक एक को देख लेंगे भाई, इसके बाद में ही आगे बढ़ना है, कुछ नहीं, जब तक आपको मैं ज्ञान भर भर के नहीं दे दूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। चलिए मैथिली शरण की बात करते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त हैं द्विवेदी युग से, द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है, द्विवेदी युग के कवि। और इनकी रचना की बात करते हैं तो देखिए आपने सुनी होगी, प्रसिद्ध रचना है साकेत, ठीक है। जायसी, जो ये साकेत महाकाव्य है, याद रखिएगा। जायसी की बात करते हैं तो देखिए भक्ति काल से जुड़े हुए हैं, भक्ति काल के कवि हैं। और प्रसिद्ध रचना इनकी आपने सुनी होगी, वो है पद्मावत हो गया, पद्मावत, ठीक है, महाकाव्य है। यदि आपसे पूछता है कि पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई है, किस बोली में की गई है, तो याद रखना है अवधी, ठीक है, अवधि में की गई है। ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा गया है प्रश्न कि पद्मावत है उस किस भाषा में इसकी रचना की गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कवि था जो एक कान का काना था, ठीक है, ये प्रश्न बना है हिंदी में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो वो थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। नागार्जुन की बात करते हैं तो ये है प्रगतिवादी कवि है, ठीक है, प्रगतिवादी काव्यधारा से जुड़े हुए, याद रखिएगा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो आपके छायावादी युग से संबंधित थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही आपका ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं हैं जो देखिए, जैसे अनामिका हो गया, परमल हो गया, ठीक है, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, ये सभी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। देखिए छायावादी युग का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो याद रखना है आपको, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कौन थे, तो छायावादी युग थे उसके प्रवर्तक थे, ठीक है, याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जैसे कामायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, ठीक है, कामायनी एक आपका महाकाव्य भी था, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। बताना है आपको कि कौन सा वाक्य यहां पर कर्मवाच्य है, ठीक है। अब देखिए जो वाच्य है वो क्या होता है, बोलने का तरीका, ठीक है, वाच्य क्या होता है, बोलने का तरीका। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपके सामने, कह रहा है ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ईश्वर ने हमारी रक्षा की, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब तक हम यहां पर देख लेते हैं वाच्य। देखिए जो बेटा वाच्य होते हैं वो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कर्तवाच्य होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य होता है, और तीसरा होता है भाववाच्य होता है। देखिए जिस वाच्य में क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसको बोलते हैं कर्तवाच्य। जैसे मैं बोलता हूं उदाहरण के लिए कि श्याम ने खाना खाया, ठीक है, तो जब भी कर्ता का असर क्रिया पे दिखाई दे, किसका, कर्ता का असर, मैं बोलता हूं राम ने खाना खाया, तो देखिए जब भी कर्ता कौन है, राम है, और राम क्या है, राम के द्वारा बेटा राम ने क्या है, खाना खाया, तो खाया क्रिया पर असर देख रहा है। अब मैं बोलता हूं सीता ने, यहां पर बोलता हूं कि राम ने खाना खाया, ठीक है, सीता, मैं बोलता हूं सीता जाती है, तो क्रिया पर असर पड़ रहा है ना, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य की बात करते हैं तो देखिए जो कर्तवाच्य होता है, जैसे मैं बोलता हूं रोगी को दवा दी गई, रोगी को दवा दी गई। अब देखिए जो दवा है यहां पर वो है आपका कर्मवाच्य है, और जो कर्मवाच्य है उसका असर आपको दिखाई दे रहा है कहां पर, क्रिया पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाववाच्य की बात करते हैं तो देखिए जो भाववाच्य होता है, क्या होता है कि क्रिया में आपके भाव की प्रधानता नजर आती है, तो उसमें होता है भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता,
सीता से दूध नहीं पिया जाता, तो उसमें हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको देखना है कर्मवाचक कौन सा है। देखिए ऑप्शन पहला है, कह रहा है कि ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती। अगला है ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ईश्वर ने हमारी रक्षा की। ठीक है, अगला है कह रहा है कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो देखिए जो सही ऑप्शन यहां पर होगा आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि पठन का विशेषण रूप क्या होगा। ऑप्शन पहला है, कह रहा है पठित, पाठन, पठनी और पढ़ना। तो देखिए पठन का विशेषण रूप क्या है। पठित वाक्य प्रयोग करेंगे तो आप जरूर समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या बोलते हैं, पठित सामग्री लिखा होता है ना, आपने कभी कभी देखा होगा पठित सामग्री। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। ऑप्शन पहला है, कह रहा आवारा मसीहा। तो चलिए यहां पर एक एक को देखते हैं इसके बाद में। तो देखिए प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, किसकी है, विष्णु प्रभाकर की। कुरुक्षेत्र यह है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर ये किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको रामधारी सिंह दिनकर भी मिलेगा लिखा। ठीक है, याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर। इसके बाद आवारा मसीहा भी किसकी है, विष्णु प्रभाकर की रचना है। यदि आप देखिए यहां पर प्रश्न बनता है, देखिए जो विष्णु प्रभाकर की जो आवारा मसीहा ये आपसे पूछता है कि किसकी जीवनी है, तो याद रखना है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था कि विष्णु प्रभाकर जी की रचना कौन सी नहीं है, तो वो है कुरुक्षेत्र जो रामधारी सिंह दिनकर की है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा तरु का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन पहला है अंबुज, क्षणदा, बिटप और नित्य। तो देखिए तरु का पर्यायवाची, तरु मतलब देखिए तरु के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है, बिटप हो गया, ठीक है, पादप हो गया। इसके अलावा देखिए पौधा भी हो गया। ठीक है, ये होते हैं तरु। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंबुज की बात करते हैं तो देखिए जो अंबुज है वो किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। कमल, कमल हो गया, ठीक है, सरोज हो गया, नीरज, वारिज, ये होते हैं कमल के पर्यायवाची। नित्य मतलब सदा जिसको हम बोलते हैं, तो इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा सदा हो गया। ठीक है, हमेशा बोलते हैं ना हमको नित्य काम करना चाहिए। ठीक है, अविनाशी भी कह सकते हैं। तो ये हो गए नित्य के पर्यायवाची। क्षणदा की बात करते हैं तो देखिए क्षणदा किसका पर्यायवाची, रात्रि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, रात्रि। इसके अलावा देखिए यामिनी हो गया, रजनी हो गया, रात हो गया, ये होते हैं क्षणदा के पर्यायवाची। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए देखिए एक और प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था। तो ठीक है, ऑप्शन है, कह रहा है कि राजेंद्र सिंह, लहना सिंह, जसवीर और सुखविंदर सिंह। तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रधर शर्मा की एक प्रसिद्ध कहानी है, वो है कौन सी, उसने कहा था। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, आ चुका है ये प्रश्न, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा की कहानी कौन सी है, उसने कहा था, और इसका एक पात्र कौन था, नायक कौन था, वो था लहना सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है देवासुर में कौन सा समास है। ऑप्शन पहला है बहुब्रीहि है, यहां पर बहुब्रीहि। ठीक है, दूसरा है द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो देखिए जो देवासुर, याद रखिएगा मैं बोलता हूं देव और असुर,
मैं बोलता हूं माता और पिता, मैं बोलता हूं चाचा और चाची, भाई बहन, ठीक है, अच्छा और बुरा, तो ये होते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा समास होता है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं देखिए कर्मधारय समास की, तो जिसमें विशेषण और विशेष आपको देखने को मिले। मैंने विशेषण आपको समझाया है, याद रखिएगा। तो विशेषण और विशेष जहां पर देखने को मिले वहां पर होता है कर्मधारय समास। कैसे समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूं चंद्रकमल, सॉरी चंद्रमुख, तो जो चंद्रमुख है इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है, तो जिससे हमारी तुलना की गई है उसको तो बोलते हैं हम विशेषण, या फिर उपमान बोल सकते हैं। जहां पर उपमान और उपमेय हो उसको बोलते हैं कर्मधारय, जहां पर तुलना की गई हो। याद रखिएगा, एक शब्द है जहां पर हम बोल सकते हैं कि जहां पर भी तुलना की जाती है किसी की, वहां पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे जो मुख है उसकी तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। ठीक है, तो जहां पर क्या है, चंद्रमा है आपका उपमान और उपमेय है आपका मुख, मतलब चंद्रमा है जिसको हम उपमान है, उपमान को ही हम विशेषण बोल सकते हैं। ठीक है, तत्पुरुष की बात करते हैं, तो देखिए तत्पुरुष के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तत्पुरुष में बेटा देखिए, यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद, प्रथम पद नहीं, प्रथम पद प्रधान होता है जो आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है उसमें अव्यय होता है। जैसे मैं बोलता हूं यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें होता है उत्तर पद प्रधान। कैसे समझिए, जैसे मैं बोलता हूं राजकुमार, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुब्रीहि की बात करते हैं, तो देखिए जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें होता है अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान कैसे होता है, जैसे मैं बोलता हूं दशानन, तो जो दशानन होता है जिसके 10 हैं आनन, मतलब जिसके 10 सिर हैं, तो अर्थ किस पे जा रहा है, दूसरे पे, अन्य किसी पे जा रहा है। जैसे मैं बोलता हूं दशानन जिसके 10 सिर हैं वो कौन होता है, रावण। ठीक है, दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। मैं बोलता हूं पंकज, तो पंख का मतलब होता है कीचड़ और रज का मतलब होता है उगना। ठीक है, जो उत्पन्न होता है, तो जो कीचड़ में उगता है उसको क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। तो किसी अन्य दूसरे पर अर्थ जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, ये थे आपके समास जो इंपोर्टेंट थे। इसके अलावा देखिए द्विगु समास और समझ लीजिएगा, एक ही तो बचा है, बाकी तो बता दिए सब। जो द्विगु समास होता है हमेशा आपको इसमें आगे संख्या नजर आएगी। कैसे, मैं बोलता हूं पंचमणि, पंचमणि, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं बोलता हूं चारपाई, तो मतलब जिसके 4 हैं पैर। ठीक है, जहां पर संख्या बताई गई हो, आगे के शब्द में जहां पर संख्या आए वहां पर होता है द्विगु समास। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, मैं कौन सा वाक्य है। तो देखिए रचना की दृष्टि से बेटा वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है, आपको बताना है। देखिए जो वाक्य पहला होता है वो आपका सरल वाक्य हो गया, जो दूसरा होता है वो होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य। तो देखिए समझिएगा, फिर इसके बाद आंसर लगा लेंगे। ठीक है, आंसर लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब बदलकर प्रश्न आ जाएगा आपके एग्जाम में, क्या कर लोगे आप, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जो सरल वाक्य होता है इसमें क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं राम घर जाता है, यही सबसे अच्छा उदाहरण है। जितना सिंपल उदाहरण लेंगे उतना ही, भाई जटिल उदाहरण देखे क्या करूंगा, कठिन होगा जो उदाहरण आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्या मतलब निकला बताइएगा। तो इसलिए मैं सरल उदाहरण लेता हूं। तो राम घर जाता है, तो देखिए जिस भी वाक्य में मान लीजिए एक क्रिया हो और एक क्या हो, कर्ता हो, जैसे या फिर जिसको बोल सकते हैं कि एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसको बोलते हैं हम सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे राम आपका यहां पर उद्देश्य है और विधेय क्या है आपका, जाता है यहां पर। ठीक है, तो उद्देश्य जैसे राम क्या है, कर्ता है यहां पर, और ये क्रिया है, कर्ता को ही बोलते हैं। ठीक है, उद्देश्य।
विधेय, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया। अब जो संयुक्त वाक्य होता है, यदि आपको किसी भी, देखिए इसमें क्या है, आपको दो स्वतंत्र वाक्य मिलेंगे। जैसे समझिएगा थोड़ा सा इसको, जो संयुक्त वाक्य होता है इसमें आपको दो संयुक्त वाक्य आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, याद रखिएगा इसको। जैसे मैं बोलता हूं कि वह आगरा गया, वह सुबह आगरा गया और शाम को घर लौट आया। दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। जैसे मैं जो वाक्य होता है संयुक्त वाक्य का, जैसे एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं सिंपल सा। मैं बोलता हूं जैसे कि उसने पढ़ाई बहुत की लेकिन वह फेल हो गया, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य में आपस में दोनों वाक्य क्या है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, दोनों वाक्य संयुक्त वाक्य हैं, ठीक है, सॉरी स्वतंत्र वाक्य हैं जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो जहां पर भी जिस भी आपको वाक्य में ट्रिक समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। जो संयुक्त वाक्य है इसमें क्या आपको लेकिन जैसे शब्द मिलेंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, और यदि इस प्रकार के शब्द आपको वाक्य में नजर आ रहे हैं मध्य में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, ठीक है। मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा जटिल है, समझिएगा, थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा। इसमें जो एक वाक्य वो क्या होगा, जो प्रधान वाक्य होता है वो कैसा होता है, अधूरा होता है, और जो उपवाक्य होते हैं वो आश्रित वाक्य होते हैं। कैसे, समझिएगा इसको। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि मैं चाहता था कि आज अंग्रेजी पढ़ूं, ठीक है। तो मैं चाहता था अपने आप में वाक्य क्या है, अधूरा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ूं, आज अंग्रेजी पढ़ूं, तो ये क्या है, आश्रित वाक्य हो गया, ठीक है। तो जो मिश्र वाक्य होता है इसमें एक प्रधान वाक्य होता है जिसमें अन्य आश्रित वाक्य होते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं आश्रित वाक्य, ठीक है। और जो मिश्र वाक्य हैं, जहां तक आपको यहां पर देखना है, तो देखिए एक किन शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे की हो गया, ठीक है, क्योंकि हो गया, क्योंकि। इसके अलावा देखिए जैसे कि, जैसे, ठीक है। ये शब्द यदि आपको नजर आते हैं तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। जैसे उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, यहां पर क्या है, की शब्द आया है, ठीक है। जो उसने कहा है ये आपका क्या है, प्रधान वाक्य है, और जो कह रहा है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, तो ये अपने आप में क्या है, एक अपूर्ण वाक्य है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, ये क्या है, आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। कोशिश तो कर रहा हूं समझाने की, फुल कोशिश की जा रही है मेरे द्वारा बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए बांगरू, अवधी, तेलुगु और कन्नौजी। तो देखिए कौन सी भाषा है, यहां पर बताना है आपको, कोई ऐसी एक भाषा बताइएगा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए जो हिंदी भाषा है, यदि आपसे पूछता है कि किससे इसका उद्भव हुआ है, तो याद रखना है अपभ्रंश से पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का। और जो हिंदी है, फिर इसको कितने भागों में हिंदी अपभ्रंश है उसको बांटते हैं हम, 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका सौरसेनी अपभ्रंश हो गया, सौरसेनी, अर्धमागधी, और मागधी। तो जो सौरसेनी अपभ्रंश होता है इसके अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी और पहाड़ी। इसमें से देखिए ब्रज भाषा हो गया, ठीक है, बांगरू हो गया, अवधी हो गया, ठीक है, अवधी आपकी पूर्वी हिंदी हो गई, जो बांगरू है ये आपकी पश्चिमी हिंदी होती है। तेलुगु जो आपकी है वो क्या है, एक तमिल जो दक्षिण भारत है, ठीक है, वहां की भाषा है। कन्नौजी की बात करते हैं तो ये भी आपकी एक क्या है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल में समझने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं इसके लिए, ठीक है, भाषा से संबंधित, फिर आप समझ लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है सम्मति, सन्मति, सतमति या फिर सम्मति।
तो देखिए जो सम्मति है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सम्मति। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, जहां पर दो व्यंजनों के मेल से जो संधि बनती है उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोला जाता है। तो ऑप्शन यहां पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। ऑप्शन है रामानंद, कबीरदास, दादू दयाल और गुरु नानक। तो देखिए ऑप्शन पहला यहां पर सही आंसर हो जाएगा रामानंद। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा पुस्तक कौन सा शब्द है। तो देखिए शब्दों की बात करते हैं तो रचना की दृष्टि से यदि देखते हैं तो शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां पर जो शब्द है वो आपके सामने है, तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, देशज विदेशज हो गया। ठीक है, तो एक ये शब्द होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में जैसे प्रयोग होते थे वैसे की वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं। समझिएगा, जो तत्सम शब्द हैं कहलाते हैं, जो पुस्तक है आपका वो संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और जैसे के मतलब जो पुस्तक है वैसे की वैसे ही आपका हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, तत्सम शब्द बोलेंगे। ठीक है, और जो तद्भव शब्द क्या होते हैं समझिएगा, जिनका उद्भव मतलब संस्कृत से हुआ है, पहले वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे लेकिन अब वो रूप बदल करके क्या है उनका प्रयोग हिंदी में होता है तो उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। विदेशज शब्द की बात करते हैं तो जो भारत में देखिए अलग अलग क्षेत्र हैं, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, बुंदेलखंडी हो गया। ठीक है, इसके अलावा कन्नौजी अलग बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो अन्य भाषाओं से मिलकर जो देखिए पूरे देश की जो भाषाएं हैं यहाँ पर अन्य अन्य प्रकार के जो शब्द बने हैं और जो हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत लिए गए हैं उनको क्या बोलते हैं, देशज शब्द, ऐसी भाषा को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को। विदेशज शब्द की बात करते हैं तो जो जैसे अंग्रेजी से जो शब्द लिए गए हैं, ठीक है, जो उर्दू भाषा से जो शब्द लिए गए हैं, इसके अलावा देखिए कोई पुर्तगाली शब्द लिए गए हैं, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं हम विदेशज शब्द बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा उदाहरण देकर आपको मैं समझा देता हूं। तत्सम के शब्द जैसे तत्सम तद्भव कौन कौन से हैं समझिएगा इनको। जैसे मैं बोलता हूं आंख, ठीक है, तो जो आंख है आपका वो क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है अश्रु। ठीक है, तो आंख आपका तद्भव हो गया और जो अश्रु है वो आपका तत्सम हो गया। इसके अलावा देखिए जैसे आम, तो आम आपका कौन सा हो गया, तद्भव हो गया, और आम्र यदि मैं बोलता हूं इसको आम्र तो वो हो गया आपका तत्सम शब्द हो गया। देशज शब्द की बात करते हैं तो देखिए देशज शब्द के कुछ जैसे उदाहरण है समझ लीजिएगा यहाँ पर। जैसे कुछ डिबिया, हम बोलते हैं ना डिबिया, मैं बोलता हूं फटाफट, ऐसे कुछ शब्द आपने जरूर सुने होंगे अपने यहाँ पर। जैसे फटाफट हो गया, मैं बोलता हूं बाबा, ठीक है, घोटाला। तो ये शब्द कहां से लिए गए हैं, अपने देशज भाषा के हैं। ठीक है, देसी भाषा के शब्द हैं जिनको हम देशज शब्द बोलते हैं। विदेशज शब्द कौन कौन से हैं, जैसे मैं बोलता हूं अलमारी, अलमारी, ठीक है, अस्पताल हो गया, इंजन, ठीक है, लालटेन, ये सभी शब्द हैं विदेशी भाषा के शब्द हैं। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नाक कौन सा शब्द है। तो देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए शब्द के यहां पर 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो आपका रूढ़ हो गया, योगक हो गया और योग रूढ़ हो गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक एक को समझ लेते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं जैसे आंख हो गया, ठीक है, मैं बोलता हूं कमल, कमल, पेन। तो देखिए जो रूट शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिनको क्या है हम अलग अलग कर दें यदि तो इनका सार्थक अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं बोलता हूं कमल, तो मैं का अलग कर दिया, मां अलग कर दिया और ला अलग कर दिया। ठीक है, तो जो रूट शब्द होंगे, ठीक है, इनको यदि शब्दों को अलग अलग कर दें तो क्या है, इनका कोई अर्थ बचा नहीं, बचा ना। तो ऐसे शब्द, ठीक है, जो क्या होते हैं शब्दों के सार्थक अर्थ जिनका नहीं निकलता है। ठीक है,
तो वो शब्द कहलाते हैं रूढ़। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं भोजनालय, ठीक है, मैं बोलता हूं देवालय, ठीक है, तो ये होते हैं आपके यौगिक शब्द। योग रूढ़ की बात करते हैं तो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं जिनका अर्थ किसी दूसरे पर जाता है, जिनका कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैसे मैं बोलता हूं दशानन, मैंने आपको उदाहरण बताया था, एक प्रकार का बहुब्रीहि समास ही होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं चक्रपाणि, तो देखिए जिनके हाथ में क्या है, चक्र है, उनको क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु। तो जिसका किसी दूसरे पर अर्थ जाता है उनको क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। चलिए, तो यहां पर जो सही आंसर होगा हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है, जो क्या है शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रूढ़ शब्द बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज इतने ही प्रश्न हैं। और देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न थे। कोशिश की गई थी कि सभी यहाँ पर जो आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बनते हैं, सभी से मैंने एक एक प्रश्न तो लिया ही है कम से कम, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना है आपको वीडियो कैसा लगा है, आपने कुल यहाँ पर कितने प्रश्न सही किए हैं, आपको वीडियो क्या समझ में आया है जो कुछ भी बताया गया है। यदि हाँ तो बस एक काम जरूर कर दीजिएगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही फ्री फोकट में बैठकर यदि इस वीडियो को आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।